हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है इक्विवेलेंट वेट। और बहुत ही आसान शब्दों में हम लोग आज इक्विवेलेंट वेट को निकालना सीखेंगे और इक्विवेलेंट वेट के बारे में जानेंगे। तो चूंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है तो ये निकालने हम लोगों को हर हाल में आना चाहिए और इसका बहुत ज़्यादा यूज फिर आप लोगों को आगे आने वाला है। तो हम लोग सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट निकालना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस बात को समझेंगे कि इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए सबसे पहले आपको वैलेंसी की जानकारी होनी बहुत जरूरी है कि किस एटम का कितना वैलेंसी है। और शायद अगर आपको वैलेंसी मालूम है तो आप बहुत आसानी से किसी भी एलिमेंट, कंपाउंड या रेडिकल का इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जिनको मालूम है अच्छी बात है, और जिनको नहीं मालूम है उनके लिए हम थोड़ा सा गाइड भी कर दे रहे हैं। बहुत आसान शब्दों में हम आप लोगों को वैलेंसी निकालना भी सिखा दे रहे हैं, और ताकि इक्विवेलेंट वेट का जो सेशन है आप लोगों के लिए आसान हो जाए। तो आइए हम लोग सबसे पहले वैलेंसी को कैलकुलेट करना सीखते हैं शॉर्ट ट्रिक के द्वारा। तो हम लोग कुछ नोबेल गैसेस ले लेते हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडन। जैसा कि हम लोग को मालूम है कि इसका एटॉमिक नंबर 2, इसका 10, इसका 18, इसका 36, इसका 54 और ये 86 होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि ये सारे हमारे नोबेल एलिमेंट्स हैं, नोबेल एलिमेंट्स हैं, और इसी को हम लोग इनर्ट एलिमेंट्स कहते हैं, और इसी को हम लोग इनर्ट एलिमेंट्स भी कहते हैं। नोबेल एलिमेंट्स और इनर्ट एलिमेंट्स कहने का कारण ये है कि इन सबों के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब सारे के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होंगे और इन सारे का वैलेंसी जो होगा वो 0 के बराबर होगा। अगर कोई भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो और वैलेंसी 0 हो तो वो सारे एलिमेंट्स हमारे नोबेल एलिमेंट्स कहलाते हैं या नोबेल गैस कहलाते हैं। नोबेल गैस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स गैसेस फॉर्म में होते हैं, जिसको याद करना बहुत आसान है। देखिए, आप देखेंगे इसका एटॉमिक नंबर याद करना बहुत आसान है। 2 से देखिए यहाँ 10, 8 का डिफरेंस है। देखिए 10 में 8 का डिफरेंस है। देखिए अब ये टेबल पढ़ना है आपको, 18 to 36, 18 to 54 और लास्ट टर्म आपको सिर्फ याद कर लेना है। इस तरीके से आप जो है नोबेल एलिमेंट्स को याद कर सकते हैं, उसका एटॉमिक नंबर को इजीली रिमेंबर कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर नहीं आएगा तो आपको वैलेंसी नहीं आएगी। और ध्यान रहे हम लोग सबसे पहले हम लोग कोशिश कर रहे हैं 1 से 20 तक पता करने की, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि एक हमारा एक एटम है नाइट्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो इस एटॉमिक, ये जो हमारा नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर जो 7 है, आप ध्यान से देखेंगे इसके एटॉमिक नंबर को, और इसके एटॉमिक नंबर से ठीक पहले वाला इसमें नोबेल गैस का आप ढूंढेंगे एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब ध्यान सुनिए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो भी गिवन एलिमेंट्स का आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है, उस एलिमेंट्स का देखेंगे आप एटॉमिक नंबर, और इस एटॉमिक नंबर से ठीक पहले वाला आप देखेंगे क्या, नोबेल एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर। तो आप पाएंगे कि 7 से ठीक पहले नोबेल एलिमेंट्स जो है वो हमारा हीलियम है, और उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 2 है। मैं कहूँगा कि इस दोनों का एटॉमिक नंबर का डिफरेंस आप ले लीजिए, तो डिफरेंस जो आएगा वही इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। इसका मतलब है कि हम लोग देख रहे हैं कि नाइट्रोजन का जो है एटॉमिक नंबर 7 होता है, और नाइट्रोजन से ठीक पहले वाला जो हमारा हीलियम एटम है उसका एटॉमिक नंबर 2 है। तो दोनों का डिफरेंस जो होगा 7 - 2 = 5, दैट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन = 5। एक और देखते हैं बच्चों हम लोग 16 यानी कि सल्फर। अगर हम लोग सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो ध्यान से देखेंगे आप, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, और 16 से ठीक पहले वाला इसमें ढूंढेंगे हम लोग नोबेल गैस। तो कौन सा आएगा, 10 आएगा। तो 10, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए बच्चों आप, तो कितना आएगा, 6, दैट इज 6 इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर। फिर आप देखें कैल्शियम 20 होता है, ठीक है।
तो 20 जो है हमारा कैल्शियम, उससे ठीक पहले वाला क्या ढूंढेंगे हम लोग, नोबल गैस। 20 से ठीक पहले नोबल गैस कौन सा है, 18। अब 10 भी है 2 भी है, लेकिन ठीक पहले वाला ढूंढ रहे हैं हम लोग, तो 18 दोनों का लेंगे डिफरेंस, जो होगा वही क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा कैल्शियम का। तो इस तरीके से आप इजीली वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर सकते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यू कैन आल्सो कैलकुलेट वैलेंस। तो वैलेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो कहते हैं क्या कि इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इन बिटवीन 1 to 4, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी एटम का 1 से लेकर 4 के बीच में है, तो हम लोग कहते हैं कि वैलेंसी जो होगा बच्चों वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। मतलब अगर नाइट्रोजन के वैलेंसी की बात करें, देखिए ध्यान से, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 यानी कि 4 से अप है यानी कि ऊपर है, तो जिसका नीचे है पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो कैल्शियम, देखिए कैल्शियम का यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 to 4 के बीच में है, तो जो हमारा फॉर्मूला होगा वो वैलेंसी जो होगा वो किसके बराबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो कैल्शियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, वही होगी जितना उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना है 2, तो वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर कहते हैं कि इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इन बिटवीन 5 to 8, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 से लेके 8 के बीच में, तो कहते हैं क्या कि वैलेंसी जो होगा बच्चों, वैलेंसी जो होगा वो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर। पर ध्यान से कि आप इस दोनों एग्जांपल को देखेंगे आप, तो आप पाएंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों का जो है 5 to 8 के बीच में है ना। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा बच्चों, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर पाएंगे, तो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 5, तो 8 माइनस 5 इक्वल्स टू 3। अब यहाँ देखिए इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 5 से लेकर के 8 के बीच में, यानी कि 5 to 8 के इंटरमीडिएट है, इसका वैलेंसी जो होगा वो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, यानी कि कितने बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी को कैलकुलेट कर करके आसानी से आप किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट निकाल पाएंगे, और वो कैसे, वो अभी हम जस्ट इसके बाद आपको बताते हैं। तो बच्चों अब चूंकि हम लोग वैलेंसी निकालना सीख चुके हैं, तो हम लोग अब इक्विवेलेंट वेट निकालना सीखते हैं। तो हम लोग कहते हैं सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट के बारे में बात करें, तो इक्विवेलेंट वेट जो है आप 3 टर्म में निकाल सकते हैं, एक इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट, एक इन टर्म्स ऑफ कंपाउंड, और तीसरा इन टर्म्स ऑफ रेडिकल। ठीक है, तो इस तीनों टर्म में आप अलग अलग इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मैं जो तरीका आपको बताऊंगा ये तीनों तरीका को मिक्स करके एक मतलब बहुत आसान सा हम तरीका आपको बताएंगे, ताकि ये सारे उसमें इंक्लूड हो जाए, सारे इंक्लूड हो जाए, चाहे वो एलिमेंट्स हो, चाहे कंपाउंड्स हो, चाहे रेडिकल हो। हम लोग इक्विवेलेंट वेट को जनरली कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। देखिए कितना आसान है, मान लीजिए कि हमको AlCl का इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट वेट का क्या करते हैं, आपको फॉर्मूला बताया था कि कैसे हम लोग इक्विवेलेंट वेट को फाइंड आउट करेंगे। इक्विवेलेंट वेट होता है बच्चों फॉर्मूला मास अपॉन n फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है, फॉर्मूला मास अपॉन n फैक्टर। कहोगे सर n फैक्टर क्या होता है, तो n फैक्टर जो है वो किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी हो सकता है, चार्ज हो सकता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर और मॉलिक्यूल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वैलेंसी और चार्ज से ऑलरेडी आप लोग अवगत हैं,
और एक नया टर्म आएगा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। तो इसको हम लोग अगले क्लासेस में जब हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन सीखेंगे तो वहां पे हम लोगों को पढ़ना है। तो लोग सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे हम लोग इक्विवेलेंट वेट किसी भी एलिमेंट कंपाउंड या रेडिकल का कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आप देखें ध्यान से, क्या है फॉर्मूला मास अपॉन n फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी एलिमेंट कंपाउंड और रेडिकल इज इक्वल टू फॉर्मूला मास अपॉन n फैक्टर। तो n फैक्टर के रूप में आप वैलेंसी या चार्ज को ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, अगर मुझे इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl को कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, तो सबसे पहला आपका काम होगा कि NaCl का आपको फॉर्मूला मास मालूम होना चाहिए। तो आप देखिए इसका फॉर्मूला मास कैसे करेंगे कैलकुलेट हम लोग। तो सोडियम है, इसका फॉर्मूला मास कितना होगा 23 इंटू कितना जाएगा बच्चों 1 प्लस 35.5 इंटू 1 अपॉन, देखिए ध्यान से, ये हमारा फॉर्मूला मास हो जाएगा और अपॉन n फैक्टर। अब देखिए ये n फैक्टर में हम लोग सबसे मुख्य रूप से हम लोग वैलेंसी को देखते हैं। ठीक है ना, तो वैलेंसी कैसे हम लोग किसका वैलेंसी ले, सोडियम का ले कि क्लोरीन का ले। ठीक है, किसी भी एक एटम या रेडिकल का वैलेंसी से बस डिवाइड कर दे काम खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ सोडियम देख पा रहे हैं, सोडियम है हमारा, सोडियम एलिमेंट है, इसका मतलब इसका कितना होगा एटॉमिक नंबर 11 होगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना होगा 1 होगा, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, बस दोनों में किसी भी एक एलिमेंट का आप वैलेंसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो वही जो है क्या हो जाएगा उसका n फैक्टर हो जाएगा, है ना। तो हम लोग जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 23 into 1 23 प्लस 35.5 into 1 35.5 अपॉन 1 यानी कितना जाएगा 58.5 अपॉन 1 यानी कि 58.5 इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl। हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2CO3। इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2CO3 क्या करना है, सबका पहले निकालना है फॉर्मूला मास। तो आप निकाल लें फॉर्मूला मास, तो कितना होगा सोडियम का 23 into 2 प्लस कार्बन है, कार्बन का मास होता है 12 into 1 क्योंकि कार्बन यहाँ पर एक ही है, और प्लस ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला मास होता है वो 16, और यहाँ फॉर्मूला में 3 ऑक्सीजन है इसलिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपॉन n फैक्टर में। हम लोग इंपॉर्टेंट रूप से किसका ले रहे हैं वैलेंसी ले रहे हैं। तो CO3 के बारे में हमको विशेष जानकारी नहीं है, इस पर क्या चार्ज होता है या क्या वैलेंसी होता है, लेकिन क्या Na के बारे में मालूम है। तो आप कहेंगे कि हाँ मुझे Na के बारे में मालूम है कि Na की वैलेंसी कितनी होती है। तो आप कहेंगे क्या कि Na की वैलेंसी 1 होती है, तो ठीक है वेरी गुड, Na की वैलेंसी 1 होती जरूर है, लेकिन यहाँ एक Na का वैलेंसी 1 होगा और यहाँ Na कितना है बच्चों 2। तो अगर 2 Na है तो हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि एक Na की वैलेंसी 1 होगी तो 2 Na की वैलेंसी 2 होगी, तो यहाँ आप 2 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 106/2 यानी कि 53 इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। हम लोग और भी एग्जांपल्स को देखते हैं बच्चों। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मान लीजिए O2 निकालना है, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2। अब देखिए ध्यान से क्या है, सिंपल फॉर्मूला मास अपॉन n फैक्टर। अब देखिए क्या होगा फॉर्मूला मास इसका, एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 2 ऑक्सीजन का 32 होगा, फॉर्मूला मास अपॉन n फैक्टर। एक ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, तो 2 ऑक्सीजन की होगी 4, कितना जाएगा बच्चों 8 इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट इक्विवेलेंट वेट ऑफ, और मैं एग्जांपल लेता हूं जैसे CaCO3, क्या होगा इसका इक्विवेलेंट वेट। अब ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो इसका इक्विवेलेंट वेट आप ध्यान से देखें कि इसका निकालना पड़ेगा फॉर्मूला मास और फिर इससे वैलेंसी से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। तो कैल्शियम का फॉर्मूला मास होता है 40 प्लस कार्बन का हो जाएगा 12 प्लस ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 3 है। और हम लोग जानते हैं और मैंने बताया भी आप लोगों को कि जो आपको टर्म अननोन है उसको छोड़ ही दीजिए, उसके बारे में बात ही मत कीजिए आप। तो पहला टर्म के बारे में आप जान रहे हैं कि ये कैल्शियम है, और आप ये भी जानते हैं कि कैल्शियम की वैलेंसी को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है या कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है। तो आप पाएंगे कि कैल्शियम की वैलेंसी है 2, आप
2 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा बच्चों, CaCO3 का फार्मूला मास जो होगा वो 100 के बराबर आएगा और 2 से डिवाइड करने पर जो है ये 50 के बराबर आएगा। तो हम कहेंगे क्या, 50 इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3, दैट मींस कैल्शियम कार्बोनेट। हम लोग एक और टर्म लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट हमको निकालना है H2SO4 का, ठीक है। H2SO4 का निकालना है इक्विवेलेंट वेट, बहुत आसान है। सब इसका निकालेंगे, पहले फार्मूला मास और इसके वैलेंसी से क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। तो फार्मूला मास कितना होगा, एक हाइड्रोजन का मास होगा वो 1 होगा, दो हाइड्रोजन का मास 2 होगा, तो 1 × 2 प्लस सल्फर का हो जाएगा 32, सल्फर जो कि एक ही है फार्मूला में तो एक से मल्टीप्लाई कर दिए, अब प्लस एक ऑक्सीजन का 16 होता है मास और 4 ऑक्सीजन का 16 × 4। अब देखिए ध्यान से आप लोग, n फैक्टर के बारे में हम लोग वैलेंसी की बात कर रहे हैं। तो एक हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, तो दो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो जब इस सबको ऐड करेंगे तो 98 आएगा, 98 अपन कितना जाएगा बच्चों, 2। ये दैट मींस 49 इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। होपफुली आप इस तरीके से किसी भी एलिमेंट, कंपाउंड या रेडिकल का आप इजीली इक्विवेलेंट वेट को बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये बहुत सिंपलेस्ट मेथड है, बहुत आसान मेथड है। आपको ये तरीका, ये इतना आसानी से आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना आप आज तक कभी भी इससे पहले नहीं जाने होंगे, नहीं सीखे होंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स, हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालना सीख चुके हैं। तो इक्विवेलेंट वेट से ही रिलेटेड एक टर्म है ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो हम लोग अब उसके बारे में बात करते हैं और सबसे पहले इसको हम लोग डिफाइन करेंगे कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट होता क्या है। तो अब ध्यान से देखिए, आप लोगों को अगर इक्विवेलेंट वेट निकालने आता है तो वो फुली आपको कभी दिक्कत नहीं होने वाली है ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालने में, ठीक है। तो कहते हैं क्या कि when equivalent weight of any substance expressed in terms of gram is called 1 gram इक्विवेलेंट। मतलब है कि कोई भी सब्सटेंस यानी कि एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, रेडिकल हो, आप किसी भी सब्सटेंस का आप इक्विवेलेंट वेट निकाल लें और जो वैल्यू आएगा बस उसमें आप ग्राम टर्म का यूज कर दें, वही जो है उस सब्सटेंस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होगा। मतलब क्या, देखिए बच्चों इसको एग्जांपल समझिए आप लोग। जैसे मान लिया जाए कि हम लोग अगर इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 अगर कैलकुलेट करते हैं तो आप लोग देखे हैं कि H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट जो है वो 49 आया है ना। तो कहते हैं क्या कि हमको इसी का 1 ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है। तो कहते हैं क्या कि जो इक्विवेलेंट वेट की जो वैल्यू है बस उसको ग्राम के टर्म में एक्सप्रेस कर दीजिए। तो ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट अब क्या हो जाएगा, H2SO4, ठीक है। मतलब कि कोई भी सब्सटेंस है उस सब्सटेंस का आप इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट कर लीजिए, है ना। जो इक्विवेलेंट वेट आएगा बस उसी में ग्राम लगा देना है आपको। जो ग्राम लगाने का जो वैल्यू आपको दिखेगा वही जो है 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो होगा वो उस सब्सटेंस का, ठीक है। तो ये भी टर्म बहुत आसान है। तो एक और हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमको इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH को कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। तो आप पाएंगे कि फार्मूला मास अपॉन n फैक्टर फार्मूला होता है। तो आप देखेंगे कि सोडियम का फार्मूला मास 23 + 16 + 1 अपॉन सोडियम का वैलेंसी, बाकी नहीं, कोई भी किसी भी एक का देख लिया, बाकी को देखने की आवश्यकता नहीं है। तो सोडियम का आप देखेंगे तो वैलेंसी कितनी होगी बच्चों, 1 होगी, है ना। क्योंकि सोडियम का संख्या भी यहाँ एक ही है तो वैलेंसी भी एक ही के बराबर होगा। तो इसका फार्मूला मास होगा वो 40/1 यानी कि 40 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो बस क्या कहें कि अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH के बारे में अगर बात किया जाए तो यही जो है बस जो इक्विवेलेंट वेट का वैल्यू आया है उसमें आपको ग्राम टर्म यूज कर देना है ना।
तो ग्राम टर्म यूज करने के बाद जो आपको वैल्यू दिखे वही जो है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दैट सब्सटेंस होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको इसमें। तो अब मैटर है कि चलिए ठीक है, हम लोग कैलकुलेट करने के लिए कोई फॉर्मूला आए हमारे लिए ग्राम इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है ना। तो एक आसान सा फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, बाय फॉर्मूला भी आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो कहते हैं क्या, ग्राम इक्विवेलेंट होता है बच्चों ग्राम इक्विवेलेंट ग्राम होता है मास इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, मास इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। हाँ तो बच्चों ये हमारा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला हो गया कि मास इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो ये बहुत आसान सा है, इसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको ये समझ में भी आ जाए कि हाँ एक्चुअली इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे कैसे। तो कहते हैं यार, मान लीजिए क्वेश्चन लिख लिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 in 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4। क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला है हमारा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू मास इन ग्राम। कितना बच्चों ध्यान से देखिए, कितना मास दिया हुआ क्वेश्चन में 4.9, तो 4.9 ऊपर रख देते हैं अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो सबसे पहले हम लोग H2SO4 का निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट। आपने जस्ट थोड़ी देर पहले देखा है 49 होता है इसका इक्विवेलेंट वेट। तो आप पॉइंट लगाएंगे यहाँ से तो नीचे आएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/8 मतलब 0.1। तो आप इस तरीके से फॉर्मूला का यूज करके आप किसी भी गिवन सब्सटेंस का जो भी मास दिए हुए है उस मास में कितना उस सब्सटेंस का ग्राम इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होगा उसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, बोल रहा है क्या, फाइंड आउट द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन 116.5 ग्राम ऑफ PaSO4। तो बस सिंपल सा फॉर्मूला हम जान रहे हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम। कितना है बच्चों 116.5 अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब हमको इक्विवेलेंट वेट ऑफ BaSO4 को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसका जो आपका फॉर्मूला मास आएगा वो 233 आएगा, ठीक है ना। कितना 233 आएगा। इसका 137 होता है मास, इस पूरे का होगा 96। अब ऐड करेंगे 233 आएगा। और बैरियम जो है सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है तो उसकी वैलेंसी 2 होगी, 2/2 116.5। अब भाग करेंगे 116.5 आ जाएगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट। देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को हम लोग और थोड़ा सा अलग तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। मैंने तभी जस्ट इससे पहले जो आप लोगों को बताया कि आप किसी भी सब्सटेंस का जो इक्विवेलेंट वेट होता है बस उस इक्विवेलेंट वेट को आप ग्राम के टर्म में एक्सप्रेस कर दे तो आपको ग्राम इक्विवेलेंट आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आप देखिए ध्यान से, जो वैल्यू देखिए ध्यान से, जो वैल्यू हमारा इक्विवेलेंट वेट का आएगा बस उसको ग्राम के टर्म में हम लोग जैसे ही एक्सप्रेस किए तो कितने बराबर आ गया 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर। तो इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं, आप लोगों ने प्रूफ भी कर लिया कि जो
थ्योरी मैंने आपको बताया कि किसी भी सब्सटेंस का जो इक्विवेलेंट वेट है बस उसको ग्राम के टर्म में एक्सप्रेस कर देना है, तो वही क्या कहलाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट, यानी कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होगा। तो थोड़ा सा और हम लोग क्वेश्चन इसको देख लेते हैं कि कैसे क्या है। तो कहते हैं, एक और क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, फाइंड आउट द mass present in 2.5 gram equivalent of Na2CO3। अब देखो यहाँ मास निकालने के लिए बोला आपको, मास निकालने के लिए यानी कि ये निकालने के लिए आपको बोल रहा है, तो ये दिए हुए हैं और इक्विवेलेंट वेट आप Na2CO3 कैलकुलेट कर लेंगे, मास निकाल लेंगे, आप कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में बात करें तो सिंपल हम फॉर्मूला तो ऊपर लिखा हुआ है, बस हम उसी के बेसिस पे हम यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहे हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना दिया बच्चों, 2.5 ग्राम इक्विवेलेंट। तो 2.5 इक्वल्स टू मास इन ग्राम को x मान लेते हैं अपॉन इक्विवेलेंट वेट किसका Na2CO3 का, तो आप निकाल ले, निकालना मैंने आप लोगों को बताया है। तो इसका फॉर्मूला मास हो जाएगा 106 अपॉन वैलेंसी 2। क्यों, सोडियम, एक सोडियम की वैलेंसी 1 तो 2 सोडियम है तो वैलेंसी 2, तो कितना आएगा बच्चों, 53 आ जाएगा आपका यहाँ पे। तो 53 आ गया इक्विवेलेंट वेट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो 53 × 2.5, अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो है आपको वैल्यू कितना आ जाएगा, 53 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 106 प्लस और 53 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 0.5 मतलब हाफ, तो 53 का हाफ कितना हो जाएगा, 26.5। जब इसको आप ऐड कर देंगे तो आ जाएगा आपका वैल्यू 132.5। तो इस तरीके से अगर ग्राम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट दिया है तो वहां से आप किसी सब्सटेंस में कितना मास प्रेजेंट होगा उसको भी आप कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि आज का ये सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा, इक्विवेलेंट वेट और ग्राम इक्विवेलेंट वेट। और ध्यान रहे ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि जब हम लोग केमिकल यूनिट ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसका बहुत वाइड यूज है, बहुत ज़्यादा यूज आएगा। और ये अगर आपको मालूम नहीं होगा तो फिर वहाँ पर आप नॉर्मेलिटी वगैरह जैसा टर्म आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो मुझे पूरा आशा है कि आज ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।